नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। ये हमारी स्टैटिक जीके की थियरी क्लास है और ये है लेक्चर नंबर 8। आप लोगों का जो प्यार इसके लिए हमेशा से दिखाया गया है वो हमेशा से ही बेहतर रहा है। उम्मीद है वो चीजें आगे और बेहतर होंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इन प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूंगा कि इस बार जब आप सेलेक्ट होकर आए तो स्टैटिक जीके का एक भी ऐसा पोर्शन ना हो जो इस सीरीज में कवर ना हो। आगे आने वाले 5 सालों के लिए सीरीज कहीं नहीं जाने वाली। इसका कंटेंट आप बना लीजिए, इसके नोट्स आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में स्टैटिक जीके की थ्योरी के साथ मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का इस क्लास के अंदर, और आप सभी को नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूं। आप इसकी जो पीडीएफ है उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी जल्दी ही हम कुछ प्रोवाइड कराएंगे जिसके थ्रू आप उसको ले पाएंगे। प्लस इसके अंतर्गत आपकी जो है ना एक कंप्लीट थ्योरी रहने वाली, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले आपके 7 लेक्चर हो चुके हैं यूट्यूब पे, जो आपका ये खुद का चैनल है, और खुद के चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। जैसे आपका क्लासिकल डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घराना, फोक डांसेस, आर्ट कल्चर, टेंपल ऑफ इंडिया, फिल्म फेस्टिवल, इन सब की क्लासेस हो चुकी है थियरी में, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। और आज बहुत जरूरी विषय होता है प्रमुख पुस्तकें। देखो, अगर मैं प्रमुख पुस्तकों के विषय पर चर्चा करूंगा, बहुत जरूरी विषय है भाई, एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं। तो हम बात करते हैं प्रमुख विषयों का। विषय है प्रमुख विषय, ठीक है। प्रमुख विषय आपकी होती है प्रमुख पुस्तकें। कौन से नंबर की वीडियो भाई साहब? सर वीडियो नंबर है 8, लेक्चर नंबर है 8, L8 यानी लेक्चर 8 ये है। प्रमुख पुस्तकें इंपोर्टेंट बुक्स है, ये इंपोर्टेंट बुक्स आपको देखने को मिलता है। अब इस इंपोर्टेंट बुक्स को कई हिस्सों में तोड़ा जाता है। जैसे इसका एक हिस्सा होता है प्रमुख पुस्तकों का, जिसको अपन बोलते हैं बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसमें एंशिएंट इंडिया की बुक्स आपको देखने को मिलती हैं, एंशिएंट इंडिया की बुक्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद मिडाइवल इंडिया की बुक्स आपको देखने को मिलती है, मिडाइवल इंडिया की बुक्स आपको देखने को मिलती हैं। और इसके बाद फिर आपको मॉडर्न इंडिया की बुक देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये मॉडर्न इंडिया की जो बुक्स हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो होती हैं फ्रीडम फाइटर्स की, एक होती है राइटर्स की। एक होती है फ्रीडम फाइटर्स की, और एक ऐसी होती है जो इंपोर्टेंट राइटर्स की हैं। इंपोर्टेंट राइटर्स की एग्जांपल भी बताऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। और एक होती है बाबू करंट अफेयर्स की बुक। करंट अफेयर्स की बुक मैं अलग से पढ़ा रहा होता हूं, करंट अफेयर्स की बुक मैं अलग से पढ़ा रहा होता हूं, ठीक है, याद रखना। अब इसमें फ्रीडम फाइटर्स की बुक और इंपोर्टेंट राइटर्स की बुक ये भी अलग अलग होगी। मिडाइवल और एंशिएंट, इनको हम साथ में कवर कर लेते हैं। तो इस पर आपकी वीडियो आएंगी 3। एक वीडियो में हम कवर करेंगे इन दोनों को, अगली वीडियो में मॉडर्न इंडिया को, और अगली में करंट अफेयर्स की किताबों को। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपके चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसको देख लेंगे। अब हमारा पोर्शन क्या बनता है कि मैं आपको प्राचीन भारत की पुस्तकों का उल्लेख ना करूं, प्राचीन भारत की पुस्तकों की उल्लेख ना करूं, आप इसके नोट्स बनाएंगे, राइट। अब वो दिन नहीं रहे कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भैया ये जो महाभाष्य है किसने लिखी है? पतंजलि ने लिखी है। अब वो दिन नहीं रहे, पूछा भी नहीं जाता, अब ऐसे आगे भी नहीं पूछा जाएगा। अब आएगा कि भाई जब रामायण लिखी गई तो इसके अंदर कितने श्लोक या कितने वर्ष देखने को मिलते हैं? 24,000। पूछा जाएगा कि महाभारत जब शुरू हुई थी तो शुरुआत में कितने श्लोक थे और वर्तमान में कितने श्लोक हैं? महाभारत के कितने खंड हैं? अकबरनामा कितने हिस्सों में लिखी गई, या अष्टाध्यायी के उपभाग कितने हैं? ये सवाल आते हैं भाई अब। और इन सवालों को करने के लिए मैं कंप्लीट थ्योरी इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। जहां जरूरी होगा वहां बात करेंगे, नहीं होगा बात नहीं करेंगे। अच्छी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो रहने वाली है, बहुत शांति के साथ, इत्मीनान के साथ सब एक बात बताऊंगा। प्लस फिर इसकी प्रैक्टिस हम कहां करेंगे? आज शाम को 8 बजे। तैयार रहना, कमर कस लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एंशिएंट हिस्ट्री की, सबसे प्राचीन हिस्ट्री की हम बात करते हैं कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है। एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से है। सर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात बताऊं, प्राचीन किताबों को तो मैं करूंगा, लेकिन प्राचीन साहित्य की बात करता हूं। प्राचीन साहित्य, एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका लिटरेचर है उसकी बात कर रहा हूं बाबू। जो ओल्डेस्ट लिटरेचर हमारे पास है, अगर मैं बात करूं जो ओल्डेस्ट लिटरेचर हमारे पास है, ओल्डेस्ट यानी सर्व प्राचीन, यानी प्राचीनतम जो लिटरेचर हमारे पास है, प्राचीनतम, वो कौन सा है? सर वो है हमारे वेदास। जो हमारे वेदास हैं, जो हमारे वेद हैं, वो हमारे पास एंशिएंट, मतलब सबसे ज्यादा एंशिएंट लिटरेचर हमारे वेदास हैं। 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं, जिन वेदों को कहा जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसके अंदर मंत्रों का उच्चारण आपको देखने को मिलता है, मंत्रों का उल्लेख इसमें है, उल्लेख इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यजुर्वेद।
यजुर्वेद देखने को मिलता है, फिर आपको सामवेद देखने को मिलता है, फिर आपको अथर्ववेद देखने को मिलता है, अथर्ववेद देखने को मिलता है। अच्छा, बातों ही बातों में मैं एक पॉइंट ये भी क्लियर कर देता हूं, इसके आधार पर समय का विभाजन भी हुआ कि देखो यजुर्वेद में क्या है सर, इसके अंदर भी श्लोक है, इसके अंदर गद्य और पद्य, गद्य यानी पोइट्री और प्रोज दोनों हैं, पद्य दोनों हैं, यानी कहने की बात हुई है पोइट्री भी है और इसमें प्रोज भी है, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। सामवेद में संगीत है, म्यूजिक है, संगीत अर्थात म्यूजिक है। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद के अंदर आपके जीवन चक्र है, जीवन चक्र है, ठीक है, याद रखिए, मेडिसिन है, चिकित्सा है, काला जादू है, चिकित्सा है या काला जादू आपको देखने को मिलता है, काला जादू, मंत्र, टूना, टोटका आपको देखने को मिलते हैं। तो समय का विभाजन कैसे हुआ? पहला खंड लिखा गया था ऋग्वैदिक काल एरा में, जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस समय ये लिखा गया। बाकी जितना भी पोर्शन है ये आपका उत्तर वैदिक में लिखा गया। अब सेम चीज को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो दैट वाज द, इसको बोलते हैं प्री वैदिक एरा, इसको हम कई बार प्री वैदिक बोलते हैं या फिर इसको हम ऋग्वैदिक बोलते हैं। इसको बोलने का तरीका क्लियर है, दिस इज नोन एज पोस्ट वैदिक एरा, दिस इज नोन एज पोस्ट वैदिक एरा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऋग्वैदिक क्या होगा, पोस्ट वैदिक क्या होगा, है जी। कई बार इसके उपवेद पूछ लेता है कि इसके उपवेद बता दो, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, आपसे पूछा जा सकता है, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्यों है, इसको आसानी से समझने के लिए, राइट। यजुर्वेद का जो उपवेद आपको देखने को मिलता है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद आपको देखने को मिलता है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद आपको देखने को मिलता है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो आपका देखने को मिलता है, दैट इज शिल्पवेद, शिल्पवेद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई मेरे, जब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपका साहित्य तो है, इसको हम वैदिक साहित्य बोलेंगे, बट इसमें बुक्स को हम नहीं पढ़ते। वेदों के लिए आपकी सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि मैं इसको 5 या 10 मिनट में खत्म नहीं कर सकता, इसके लिए सेपरेट वीडियो मुझे लेनी पड़ेगी। तो आप सर्च कर पाएंगे, आपसे कुछ दिन बाद सर्च कर देना वेदास बाई जीत राणा या एंशिएंट हिस्ट्री बाई जीत राणा, या आप इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि मैं इस वाले विषय पर वीडियो लाऊं। क्योंकि इसमें आप देखो, बात क्या होगी कि मैं नहीं चाहता कि मैं आधी अधूरी जानकारी आपको दूं, मैंने कभी नहीं चाहा। मेरा मानना यह बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको किसी चीज को लेकर लालच दूं, मेरा मानना है कि जितना अधिकतम हो सके मैं उसके ऊपर आपको व्याख्यान दूं और बेहतरता के साथ चीजों को बताऊं। इसके ब्राह्मण ग्रंथों का बताना रह गया, इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें वर्सेस क्या है, क्यों बनाया गया, वेद का उद्देश्य क्या होता है, ये बहुत चीजें रह जाती हैं और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही होना चाहिए। फिर यहां क्यों बताया, ताकि मैं आपको बता पाऊं ये हमारी सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट लिटरेचर है। इसके कहीं बाद जाकर धीरे धीरे हमारे बाकी ब्राह्मण ग्रंथ आए, इसके बाद आरण्यक आए, ब्राह्मण ग्रंथ आए, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आपके आए, इसके बाद आपको उपनिषद आपको देखने को मिले, इसके बाद हमें देखने को मिले हमारे आरण्य ग्रंथ देखने को मिले, आरण्यक ग्रंथ आपको देखने को मिले, और उसके कहीं बाद जाकर हमें देखने को मिलता है, आरण्य ग्रंथों के कहीं बाद हमें देखने को मिलता है बुक्स का स्ट्रक्चर, कि उसके बाद जाकर पुस्तकें आनी शुरू हुई। तो एक क्रम है ये। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों थे, ताकि इनको समझ पाए। उपनिषद क्यों थे, ताकि जीवन का मतलब समझ पाए। आरण्यक ग्रंथ कौन होते हैं, जो जंगलों में बैठकर लिखे जाते हैं, वो आरण्यक ग्रंथ होते हैं। आरण्यक का मतलब ही होता है जंगल, ठीक है, जंगल बोलते हैं आरण्यक को, ठीक है। तब जाकर हमारी बुकों का समागम हुआ है, तब हम बुक्स को पढ़ते हैं। तो जो अगली वीडियो में लूंगा जिसमें वैदिक या वैदिक लिटरेचर की चर्चा करूंगा, तब मैं इसके बारे में बात कर लूंगा। प्लस आप चाहते हैं कि मैं वेदों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको बड़े ही बेहतरीन लेवल पर बताऊंगा कि किस प्रकार से चीजें लिखी गई हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिस इज वैदिक उच्चारण। किस वजह से हो पाता है, ऋग्वेद की वजह से हो पाता है। ऋग्वेद में भगवानों का उल्लेख है, भगवानों को परम सिद्ध घोषित किया गया है, परंतु पूजा करने के लिए नहीं कहा गया। वो कहां क्या आ गया सर, उसके लिए स्मृतियां आती हैं, वो आगे हैं। ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे आपके उस वीडियो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किताबों से, एक एक करके किताब आएंगी, उनकी हम चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहली पुस्तक हम देख लेते हैं। देखो, सबसे फेमस किताब रामायण। रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी के द्वारा। इनको कई बार आदि ग्रंथ बोला जाता है, ऑल्सो उन्होंने इसको आदि ग्रंथ भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आदि ग्रंथ भी इसको बोला जाता है ना। जैसे लिख रहा हूं ऐसे नोट करना, इसी वजह से वाल्मीकि जी को लिखा जाता है आदि कवि।
इसको इसी वजह से आदि कवि भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है एनसियंट, तो इनको कई बार एनसियंट भी कहा जाता है, यानी एनसियंट पोएट बोलते हैं। तो जब ये लिखी जाती है रामायण, तो पूछा जा सकता है कि भाई रामायण जो लिखी गई है इसके बारे में बताइए कि इसके अंदर कितने वर्ष हैं। शुरुआत में ही बता चुका हूं कि सर इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं 24,000 वर्ष हैं, 24,000 श्लोक आपको देखने को मिलते हैं, 24,000 श्लोक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी सर, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर खंड कितने सर? 7 खंड आपको देखने को मिलते हैं। इसके खंड कितने हैं सर? आपके 7 हैं, 7 खंड हैं इसके, यानी इसके पोर्शंस कितने हैं, वॉल्यूम्स कितनी हैं? वॉल्यूम्स हैं सर इसमें 7 वॉल्यूम्स हैं। जरूरी है वॉल्यूम्स पढ़ना, खंडों का पता होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, बाल कांड, अयोध्या कांड, ठीक है, बाल, अयोध्या, आरण्यक। बाल कांड है सबसे पहले, बाल कांड, कांड का मतलब यहां क्या हुआ? वॉल्यूम। बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आपको देखने को मिलता है किस जो है अरण्यक कांड देखने को मिलता है, अरण्यक कांड आपको देखने को मिलता है, अरण्यक कांड आपको देखने को मिलता है। अरण्यक भी बहुत जरूरी था, राइट, जब प्रभु श्री राम जंगल में चले जाते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वो किष्किंधा, सुंदर किष्किंधा कांड आपको देखने को मिल जाएगा, किष्किंधा देखने को मिलेगा, किष्किंधा। हनुमान जी कहां मिलते हैं? सुंदर कांड में। तो हनुमान जी के बारे में जितनी भी चर्चा की गई है वो सुंदर कांड में की गई है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। लंका कांड आपको देखने को मिलता है, लंका कांड। लंका कांड को कई बार युद्ध कांड भी कहा जाता है, लंका कांड को कई बार युद्ध कांड भी कहा जाता है। तो बहुत सारी किताबों में लिखा होगा लंका कांड, बहुत सारी किताबों में लिखा होगा युद्ध कांड। और इसके बाद आपको अंतिम उत्तर कांड देखने को मिलेगा, राइट, उत्तर कांड आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तर कांड। कृपया करके इसको इसी प्रकार से याद रख लेना, ठीक है। तो ये वॉल्यूम्स हैं इसकी, तो हर एक का अपना एक खंड है, हर एक का अपना एक क्रम है। ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है और इसको आदि ग्रंथ बोलते हैं। और ये रामायण है आपकी, इसके 7 खंड हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इसमें है। लक्ष्मण का वो डायलॉग याद होगा, भैया के चरणों की सौगंध, अगर भैया मुझे अभी आज्ञा दें तो उस पृथ्वी को इस तरह उठा के पटकूं कि इसके खंड खंड हो जाएं। परशुराम जी को बेसिकली ये पूरी वार्तालाप चल रहा होता है, काफी बढ़िया है। अच्छा, वो कहां की बात है? वो अयोध्या कांड की बात है, आरण्यक के जब वो जंगल में चले जाते हैं। है इसके बाद आप देखते हैं महाभारत, वेद व्यास जी ने लिखी है। इसको कहा जाता है कि महाभारत को कहा जाता है दिस इज लॉन्गेस्ट पोइट्री, ये हमारा लॉन्गेस्ट पोइट्री है। लॉन्गेस्ट पोइट्री इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है, सबसे लंबी लिखित रचना है, सबसे लंबी रचना है, सबसे लंबी रचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे लंबी काव्य रचना है ये, काव्य रचना आपको देखने को मिलती है। जो प्रारंभ हुआ, मतलब इसमें समय समय पर परिवर्तन किया है लोगों ने इसमें समय समय पर परिवर्तन किया। जब वेद व्यास जी ने इसको प्रारंभ में लिखा, इसमें 8800 वर्ष आपको देखने को मिलते हैं, 8800 वर्ष आपको देखने को मिलते थे इनिशियल। आज की डेट में 2 लाख हैं, आज की डेट यानी प्रारंभ में इतने ही थे। आज की डेट में कितने भाई जी? वर्तमान में आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर खंडों की संख्या बदल चुकी है और वो खंडों की संख्या हो चुकी है लगभग 2 लाख। इसलिए इसको कहा जाता है दिस इज लॉन्गेस्ट काव्य रचना, महाभारत। अच्छा, यहां पे एक तो मैं भूल ही गया कि बाबू ये रामायण है, एक रामचरितमानस भी है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, लिख लेना, रामचरितमानस तुलसीदास की है। रामचरितमानस आपको देखने को मिलती है तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की है ना, थोड़ा सा याद रखना। अब जैसे यहां पर महाभारत है, हमारी महाभारत बड़ी फेमस किताब हुई है ना, जी हाँ। अब कई बार पूछा जाता है कि जो आपकी भागवत गीता है वो इसी का एक हिस्सा है। अब समझना, महाभारत के कितने खंड हैं? सर जी, महाभारत के खंड हमें देखने को मिलते हैं 18 पार्ट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। इसकी रचनाएं 18 अलग अलग पार्ट्स में। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन, ठीक है, थोड़ा सा ये भी याद रखना। गीता इसी का एक हिस्सा होता है, भागवत गीता का संबंध इसी से है, भागवत गीता का संबंध इसी से है। गीता संबंधित है, थोड़ा सा याद रखना, संबंधित है। भागवत गीता संबंधित है इसी से, ओके, थोड़ा सा याद रखना। भागवत गीता, तो भागवत गीता के बारे में याद रखना, भागवत गीता आपको देखने को मिलती है। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, आपके दिमाग के चक्षु खोलना चाहूंगा कि महाभारत को फारसी में भी लिखा है सच में, हाँ, रजनामा नाम से। महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है
वो किसने किया है सर? अबुल कादिर बदायूनी और फैजी ने किया है। किसने किया है? अबुल कादिर बदायूनी ने किया है, बदायूनी ने किया है, बदायूनी लड़का है, राइट, ओके, याद रखना, प्लस फैजी ने किया है, फैजी ने किया है। और इसका नाम क्या रखा? रजनामा, रजनामा उसका नाम हो गया, याद रखना। शायद वो लोगों पे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट, ये हटाना एक बार, लोगो हटाओ, लोगो हटाओ एक बार, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, दैट इज रजनामा, ठीक है, चलिए आपको ये देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये आपको दिख गया, भागवत गीता के भी कई सारे अन्य अन्य बात लिखे गए, जैसे पूछा जा सकता है इसको मराठी में किसने लिखा, इसको मराठी में किसने लिखा है, इसका मराठी रूप किसने लिखा? थे किसमें? ये संस्कृत में थे सब, ये आदि संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में चल रहे हैं भाई, ये सब संस्कृत भाषा में चल रहा है, आदि संस्कृत भाषा। मराठी रूप ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। और इंग्लिश चार्ल्स विल्किंस ने लिखा है, इंग्लिश किसने लिखा? विल्किंस ने लिखा, चार्ल्स विल्किंस ने लिखा है, चार्ल्स विल्किंस ने लिखा है, विल्किंस ने लिखा है। और भाई जी इसका जो वो लिखा है ना, जो इसका फारसी है, फारसी दारा शिकोह ने लिखी है, फारसी दारा शिकोह, ये शाहजहां का लड़का है, लिखी है दारा शिकोह ने, दारा शिकोह। फारसी का मतलब होता है पर्शियन, ठीक है, फारसी का मतलब होता है पर्शियन, तो पर्शियन किसने लिखी है? पर्शियन लिखी है दारा शिकोह ने। इसके बारे में इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। सबसे लंबी काव्य रचना है महाभारत, आपको देखने को मिलता है, महाभारत में ही है वो प्रसिद्ध श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन्यम सृजाम्य अहम पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भागवत गीता का श्लोक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जेटिक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगली किताब के बारे में देखते हैं। अगली किताब दैट इज अर्थशास्त्र, यहां से अब बेसिक किताबें स्टार्ट होती हैं। तो सर ये लिखी गई थी चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, एक ही नाम है, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, बस सरनेम का फर्क है। चाणक्य जो है इनका नाम है, विष्णुगुप्त पिता का नाम है, कौटिल्य इनकी जाति है, कौटिल्य जाति के ये हैं। तो इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है, नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है? इसमें जो मौर्य वंश के राज व्यवस्था का उल्लेख है, मौर्य वंश के राज व्यवस्था का, मौर्य वंश के राज व्यवस्था का उल्लेख है, राज व्यवस्था का उल्लेख है, राज व्यवस्था का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, मौर्य वंश के राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सर? जो मौर्यन डायनेस्टी था उसका जो भी मतलब सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है? लिख जा भाई, इसमें देखने को मिलता है मौर्यन, इसमें मौर्यन राज्य व्यवस्था का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कहने की बात क्या हुई कि सर इसमें हमें पता लगता है जो भी हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में चर्चा होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा होती है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा यहां पर होती है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा यहां पर होती है, राइट। तो दैट इज चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, ये आपको देखने को मिलते हैं पर्सन, राइट। चलो सर बढ़िया। तो सर इसके अंदर क्या क्या है? देखो इसके अंदर सप्त सिद्धांत दिया गया है, सप्त सिद्धांत दिया गया है, सप्त सिद्धांत दिया गया है। अब सप्त सिद्धांत क्या होता है? तो सप्त सिद्धांत का मतलब समझिए कि एक राज्य को चलाने के लिए 7 चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको सप्त सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत आपका दिया गया है, सिद्धांत DDH, स्पेलिंग गलत हो गई है, HANT है, सिद्धांत आपका दिया गया है, ठीक है। सप्त सिद्धांत यानी एक राज्य को चलाने के लिए 7 चीजों की जरूरत पड़ती है। पंच सिद्धांत का भी उल्लेख है, 7 ना हो तो 5 चीजों से भी राज्य चल सकता है। इसके अंदर जो पूरा समाज है, समाज के 5 हिस्से करे गए। अच्छा, इसमें जातिगत व्यवस्था पे बहुत बात की गई है। 5 हिस्से कैसे हुए? 5 हिस्सों में ये लिखते हैं कि सबसे पहले समाज में होंगे ब्राह्मण, फिर होंगे क्षत्रिय, फिर होंगे वैश्य, फिर होंगे शूद्र, और 5वें होंगे चंडाल। चंडाल का तो हम नहीं पढ़ते, चंडाल का उल्लेख किया जाता है ऋग्वेद में भी है चंडाल का उल्लेख। चंडाल कौन होते हैं? मरने के बाद जो लोगों को उठा के लेके जाते हैं वो चंडाल कहलाते हैं, समाज का हिस्सा नहीं है वो। ये आपको देखने को मिलता है यहां पर। अच्छा, इनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है वो किस काल में लिखी गई थी? यह मौर्य काल के समकालीन थे। जो विष्णुगुप्त जी थे मौर्य काल के समकालीन है, मौर्य काल समकालीन ये है, मौर्य काल समकालीन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं के सिद्धांत काफी ज्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर भी इनके द्वारा किए गए जितने भी सिद्धांत हैं वो बहुत बहुत ज्यादा फेमस रहे, तो इनके बारे में डायरेक्टली भी आप याद रखेंगे। जितना बता रहा हूं कम से कम इतना तो आप याद ही रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल। इंडिका नाम की किताब है, मैगस्थनीज ने लिखी है। अब मैगस्थनीज कहां से आया मैं बता दूं, यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था।
सेल्यूकस का दूध था, सेल्यूकस निकेटर का दूध था जो एक यूनानी था, निकेटर का दूध था, सेल्यूकस निकेटर का दूध था जो कि एक यूनानी था। सेल्यूकस निकेटर कहां का था? यूनान का था। यूनान यानी ग्रीक था बेसिकली, है ग्रीक आपका ये बेसिकली था, राइट। ओके सर। तो मैगस्थनीज का वर्णन आपका इंडिका में देखने को मिलता है। इंडिका बुक है सेल्यूकस निकेटर का, ये तो था। मैगस्थनीज आया कैसे था? ये हेलेना के साथ आ गया था। हेलेना का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त से। सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो थी हेलेना, इसकी बेटी जो थी हेलेना, जिसका पूरा नाम हेलेना नहीं था, हमसे बोला नहीं आया हेलेना इंडियन से, तो इंडियंस ने हेलेना था क्या वैसे? कार्लोनिया था, कार्लोनिया इसका नाम था, कार्नोलिया, कार्नोलिया था, कार्नोलिया, कार्नोलिया आपका नाम था, और कार्नोलिया नाम को हेलेना बना दिया हमने, ठीक है। तो इसी के साथ ही आई थी, कार्लोनिया के साथ ही आया था मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज लिखता है इंडिका। अब इंडिका में बहुत जोर की बातें लिखी गई हैं। इंडिया की किस बारे में चर्चा करता है? मौर्य साम्राज्य की समाज व्यवस्था। जी हां, बिल्कुल सही सुना, वो राज्य व्यवस्था है, समाज व्यवस्था, सोशलिस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं सोसाइटी ऑफ मौर्यन अंपायर। मौर्यन एम्पायर में जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो कैसा था, वो यही बताता। ये कहता है कि समाज के अंदर 7 जातियां हुआ करती थी, 7 वर्णों का उल्लेख है, 7 वर्णों का उल्लेख है। समाज में बताता है कि देयर वर 7 क्लासेस। कहता है कि समाज में कितनी क्लास थी? 7 क्लासेस का जिक्र करता है, ठीक है। कहता है समाज में 7 क्लासेस थी, वर्ण यानी कि, राइट, ये इससे उल्लेख करता है, इंपोर्टेंट है। और इवन ये मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल फ्यूचर की भी, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की भी बात करता है, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की बात करता है, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की बात करता है। तो ये भी थोड़ा जरूरी है, ठीक है, याद रखना। ग्रीक है वैसे ये, मैगस्थनीज इंडिका इसी के द्वारा लिखी गई। मैगस्थनीज का भारत वर्णन इंडिका किताब में है। इंडिया को इंडिया जो बोला है ना, वो सबसे पहले किसने बोला था? वो हेरोडोटस ने बोला था, राइट, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला आपको देखने को मिलता है, अगला राइटर, दैट इज महाभाष्य, पतंजलि ने लिखी है। अब पतंजलि कौन है सर? ये है जो है ना, आपको देखने को मिलता है वंश किस प्रकार से चले हैं। देखो, अवध पर जो जो मगध है, मगध पर जो सबसे पुराना वंश है वो आपका हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बाद आपका नाग वंश आया, नाग वंश के बाद आपको देखने को मिलता है अपना नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्यन वंश देखने को मिलता है, और मौर्यंस के बाद जो देखने को मिलते हैं वो कौन है? दैट इज जो है आपके कौन? जो शुंग वंश है। तो शुंग वंश के राजा हुआ करते थे, शुंग वंश के संस्थापक थे, शुंग वंश संस्थापक हुआ करते थे एक आदमी जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, यानी फाउंडर हुआ करते थे उस डायनेस्टी के, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिनका नाम ही था पुष्यमित्र शुंग देखने को मिलते हैं, पुष्यमित्र शुंग देखने को मिलते हैं। तो पुष्यमित्र आपको देखने को मिलते हैं, पुष्यमित्रा आपको देखने को मिलते हैं, पुष्यमित्रा। तो जो पुष्यमित्रा आपको देखने को मिलते हैं, पुष्यमित्र के ही दरबारी हुआ करते थे पतंजलि, राइट। तो इनकी किताब आती है महाभाष्य, महाभाष्य इन्हीं की किताब थी। पतंजलि की जो बुक थी उसका नाम था महाभाष्य। इनकी बुक आपको देखने को मिलती है जिसका नाम था महाभाष्य, राइट, महाभाष्य इनकी किताब थी। ओके, याद रखना। इसके अलावा इनका योग दर्शन भी इन्हीं का है, योग दर्शन भी इन्हीं का है, योग दर्शन, योग कला भी इनका है, योग दर्शन भी इन्हीं का है, और योग कला भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। अच्छा, फेमस क्यों है पतंजलि? ही वॉज ए फेमस ब्राह्मण, एक फेमस ब्राह्मण है ये, ब्राह्मण बड़े जोर के ब्राह्मण है ये, फेमस है ब्राह्मण के तौर पर। और ये इन्होंने 2 अश्वमेघ कराए हैं, ठीक है, ब्राह्मण है, 2 अश्वमेघ कराए, 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, अश्वमेघ कराए हैं, 2 अश्वमेघ इन्होंने कराए। किसके लिए 2 अश्वमेघ कराए? एक वाजपेयी यज्ञ कराया, एक वाजपेयी यज्ञ कराया, वाजपेयी यज्ञ कराया। किसके लिए कराया? बात ये आती है सर, 2 अश्वमेघ कराए, एक वाजपेयी यज्ञ कराया, किसके लिए कराया? तो याद रखना, अश्वमेघ और वाजपेय किसके लिए कराए गए हैं? तो सर दैट इज फॉर पुष्यमित्र शुंग के लिए कराए थे, इन्हीं के दरबारी थे ना, इसलिए। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी जाती है। भरत मुनि को कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से पैदा हुए, बून ऑफ ब्रह्मा। भरत मुनि को कहा जाता है ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ था, आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ था। तो नाट्यशास्त्र जो है, इसको मैं बता दूं, भारत में संगीत और नृत्य का उदय, संगीत नृत्य का उदय, संगीत या नृत्य का जो उदय हुआ है वो इसी पुस्तक पर बेस्ड है,
ठीक है, यानी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड डांस यहीं पर है, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड ओरिजिन ऑफ डांस। म्यूजिक एंड डांस किससे रिलेट करता है? वो इसी से रिलेट करता है, भले ही वो म्यूजिक का ओरिजिन हो या डांस का ओरिजिन हो, वो इसी से रिलेट करेगा। तो इसके बारे में भी आप चर्चा रखेंगे, नाट्य शास्त्र के बारे में चर्चा रखेंगे, भरत मुनि के द्वारा ये लिखी गई है, राइट। फेमस है, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है पंचम वेद कहते हैं इसको। पंचम वेद इसको क्यों कहते हैं, फिफ्थ वेदा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक वेद से कुछ ना कुछ लिया है। जैसे देखने को मिलता है हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद है, या आपका सामवेद आपको देखने को मिलता है, सामवेद आपको देखने को मिलता है, या अथर्ववेदा आपको देखने को मिलता है, अथर्ववेदा आपको देखने को मिलता है। तो सबसे कुछ ना कुछ लिया। जैसे यहां से इन्होंने वर्ड्स को उठाया, यहां से इन्होंने वर्ड्स को उठाया। यजुर्वेद जो होता है, इससे आप क्या उठा सकते हैं? सर यजुर्वेद से उठा सकते हैं जितना भी अभिनय है, एक्टिंग है, ठीक है, अभिनय यानी एक्टिंग आप उठा सकते हैं, अभिनय यानी एक्टिंग। सामवेद से क्या उठा सकते हैं? संगीत उठा सकते हैं, म्यूजिक उठा सकते हैं। यहां से आप इमोशंस को उठा सकते हैं, इमोशंस यानी भाव, तो लिख सकते हैं ये भाव हो गया, ये म्यूजिक हो गया, ये अभिनय हो गया, और बच्चे ये हो गए शब्द, ये अभिनय और ये हो गया शब्द। और इन द एंड दीज ऑल वेंट टू द कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिफ्थ वेदा। इन सब ने पांचवें वेद को कॉन्ट्रीब्यूट करके पांचवा वेद बनाया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़िया आदमी थे, इवन जो वो अपना है ना भरतनाट्यम, वो उसी से ओरिजिनेट होता है। अब अष्टाध्यायी देखने को मिलती है पाडनी के द्वारा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, ये क्या है? सर ये संस्कृत की ग्रामर है, दिस इज ग्रामर ऑफ संस्कृत, ठीक है, याद रखना। महर्षि पाडनी के द्वारा लिखी गई है, दिस इज संस्कृत ऑफ ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, अच्छा ग्रामर ऑफ संस्कृत, एक्चुअली ग्रामर ऑफ संस्कृत है भैया जी, ग्रामर ऑफ संस्कृत पाडनी ने लिखी है। अच्छा, इसको अष्टाध्यायी क्यों बोला गया? अष्ट अध्याय, 8 अध्याय हैं इसके। अध्याय कितने हैं भाई जी इसके? अध्याय हैं भाई जी इसके 8। अध्याय कितने हैं भाई जी इसके? 8 अध्याय हैं। वॉल्यूम्स, पार्ट्स इसके 8 हैं, राइट, ठीक है सर जी। अब इंपोर्टेंटली बात क्या आती है, इसके सब पार्ट्स कितने हैं? इसके सब पार्ट्स आपके कितने हैं सर जी? सब पार्ट्स हैं इसके 4 ईच, 4 ईच, यानी 8 चौक 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 32 इसके सब पार्ट्स हैं, उपभाग हैं। तो पाडनी ने इसको लिखा, अष्टाध्यायी को, फेमस किताब अष्टाध्यायी रही, और इसको कहा जाता है दिस इज ग्रामर ऑफ संस्कृत, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे कि संस्कृत की ग्रामर के तौर पर आपको देखने को मिलती है, काफी फेमस भी रही, इसके बारे में चर्चाएं भी बहुत हुई, और इसके बारे में बातें भी बहुत हुई, लोगों ने इसके बारे में बातें भी की, प्लस आप इसके बारे में इस प्रकार से याद भी रखेंगे, और आपको कोई परेशानी भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन बिना परेशानी के देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगली किताब देखने को मिलती है, दैट इज मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त ने लिखी है। यार क्या क्लासिक राइटर था विशाख दत्त। अब किस, मतलब पहले आप देखना होगा एज क्या थी इसकी, मतलब इसका किस समय का राइटर है, किस काल का लेखक है, किस काल का लेखक है। बाबू ये है गुप्त काल का लेखक, गुप्ताज एरा का है। किस काल का लेखक है? गुप्त एरा का, गुप्ताज एरा का लेखक है, गुप्ताज एरा, गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्ता काल का लेखक है, गुप्त काल का लेखक है, गुप्ता काल का लेखक देखने को मिलता है। इसकी पहली किताब आती है मुद्रा राक्षस। किस बारे में है सर? ये मौर्य वंश के विस्तार के बारे में है, मौर्य वंश के बारे में है, मौर्य वंश के बारे में। इवन इसमें बड़ी बात क्या कही गई है, 2 पॉइंटर इसमें है, 3 पॉइंट एक्चुअली। मुद्रा राक्षस में 3 बातें लिखी गई हैं। पहला, मौर्य वृषल जाति से हैं, मौर्य वृषल जाति से हैं, वृषल जाति से हैं, वृषल जाति से हैं। वृषल होती है नीच जात, वृषल यानी नीच जात से हैं, नीच यानी लो क्लास बताता है उनको। कहता है जो नंद है, नंदाज है, नंद, नंद क्षत्रिय हैं, कहता है कि नंद क्षत्रिय हैं, जबकि हमें पता है कि नंद क्षत्रिय नहीं है, नंद नृपित हैं, नृपित यानी नाई होते हैं नंद, ठीक है, नंदाज आर नाई, तो वो क्षत्रिय नहीं है। कहते हैं वृषल जाति से, कहते हैं क्षत्रिय हैं वो, राइट। ये कहता है क्षत्रिय हैं, लेकिन हम मानते हैं वो क्षत्रिय नहीं है, ठीक है, बाकी मैंने बताया। प्लस इसमें नंदों के अत्याचार का उल्लेख है, नंदों के अत्याचार का उल्लेख है, नंदों के अत्याचार, अत्याचार जितने भी आप अत्याचार किए गए हैं, एट्रोसिटी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, एट्रोसिटी ऑफ नंदास, एट्रोसिटी ऑफ नंदास,
एट्रोसिटी ऑफ नंदा। अच्छा ये ना मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है, मुझे पसंद है ये, जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पता भी लग रहा होगा ये फेवरेट कितना है। अच्छा विशाख, क्योंकि मुझे ना एंशिएंट इंडिया पसंद है, मॉडर्न इंडिया पसंद है, मेडावल पसंद है, पॉलिटी पसंद है, करंट अफेयर पसंद है, तो वो मेरे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। अब विशाख दत्त की एक बुक और है, इसकी अनोदर बुक है देवी चंद्रगुप्तम। इसकी अनोदर बुक आपको देखने को मिलती है जिसको हम याद रखते हैं देवी चंद्रगुप्तम के तौर पर। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम आपको देखने को मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम आपको देखने को मिलती है ना, देवी चंद्रगुप्तम। ये भी लिख लीजिएगा, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम आपको देखने को मिलते हैं, देवी चंद्रगुप्तम आपको देखने को मिल जाती है, देवी चंद्रगुप्तम। ये दूसरी किताब है, अनोदर बुक है जो इस पर लिखी गई है, देवी चंद्रगुप्तम। लेकिन बाबू इसका विषय क्या है इस किताब का? सिर्फ ये बात करती है केवल गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में है। इसमें ध्रुवा देवी की कहानी है, रामगुप्त और ध्रुवा देवी की कहानी है, रामगुप्त एंड ध्रुवा देवी की कहानी, ध्रुवा देवी की कहानी। रामगुप्त एक प्रतापी शासक है, लेकिन ये अपनी वाइफ का सौदा कर देता है, अपनी वाइफ का सौदा कर देता है शक डायनेस्टी के रूलर्स के साथ। तो इसका जो भाई है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो ध्रुवा से शादी करता है, रामगुप्त की हत्या करता है इसी बात पर। वो शकों को भी हराता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, मुझे तो बहुत चीता लगता है यार वो रूलर, है भी है ना, याद रखिए। आगे बात करते हैं, ठीक है। नीति सार एक किताब है, नीति सार, जो कमंदक के द्वारा लिखी गई। कमंदक इज ऑल्सो फेमस। कमंदक के द्वारा एक पॉलिसी बुक लिखी गई जिसको कहा जाता है नीति सार। तो डायरेक्टली आप याद रखेंगे कि कमंदक ने कौन सी किताब लिखी है, तो कमंदक के बारे में सीधे तौर पर आप लिखेंगे कि सर कमंदक के द्वारा जो किताब लिखी गई दैट इज नीति सार। कमंदक सीधा नाम आप याद रखेंगे कि सर इसके द्वारा लिखी गई नीति सार। ऐसे ही शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिका लिखी गई है, ठीक है। एक ये लिख लेना, एक शूद्रक नाम का और है, शूद्रक राइटर है, राइटर है, उनके द्वारा एक किताब लिखी है मृच्छकटिका, मृच्छकटिका। आपको कुछ चीजें ऐसे डायरेक्टली याद रखनी है, जैसे ये है, ठीक है, मृच्छकटिका, MRCHKTI की है। तो मैटर क्या है, क्योंकि इसमें कुछ फेमस बातें नहीं है, ये इनकी सिर्फ द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ये सीधे हैं, ये राइटर्स हैं, ये प्रॉपर राइटर्स हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आपको देखने को मिलती है सुप्नवत्स दम्या। ये भाष की किताब है, भाष की किताब है सुप्नवत्स दम्या, ये भी फेमस है, ठीक है। चलिए ये भी संस्कृत ग्रंथ है। लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है। अभी तक जितनी भी बातें करी है सब संस्कृत की हुई है, संस्कृत ग्रंथ है आपका और बड़ा फेमस रहा है, भाष के द्वारा लिखी गई है। क्या इसमें कुछ और याद रखने की जरूरत है? भाई सीधे तौर पर आप यही याद रखना किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और इसके बारे में कई बार बस सीधा पूछा जाएगा इसी के बारे में, ठीक है। किसी का पूछा जाएगा सीधा, इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पूछ लेगा दरबारी किसका था, ये पूछ सकता मैक्सिमम। कनिष्क का दरबारी था, बाहर कनिष्क राजा का दरबारी था, कनिष्क का दरबारी था, कनिष्क का दरबारी था, दरबारी था। आज का पहला क्वेश्चन बनता है, कनिष्क किस वंश का राजा था? किस वंश का था? किस वंश का था? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, पहला बहुत आसान है। अच्छा, कनिष्क के दरबार में और भी लोग थे, जैसे इसके समय में एक अश्वघोष था, एक वसुमित्र था, ठीक है। अन्य लेखक भी इसके दरबार में थे, अन्य लेखक जो इसके दरबार में रहे हैं, राजा कनिष्क हैं, ये इसके दरबार में रहे, जैसे अश्वघोष रहा है, बड़ा फेमस राजा था भाई। वसुमित्रा रहा है, ये भी बड़ा फेमस राजा था, वसुमित्रा बड़ा फेमस राजा है। अश्वघोष, वसुमित्रा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। खाली हो गई स्लाइड, कोई बात नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे। आपको देखने को मिलते हैं अगले, देवी चंद्रगुप्तम। भाई मैं पीछे बात कर चुका हूं, विशाख दत्त की किताब है, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट अगली किताब आपको देखने को मिलती है बुद्ध चरित्र, जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अभी जैसे मैं बता के हटाऊं, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई है। अश्वघोष किसके समकालीन था? यह है चौथी बुद्ध संगति का, फोर्थ बुद्ध संगति का, बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था, बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था। संगति का कौन था? उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था, ठीक है, उपाध्यक्ष रहा है इसका। अच्छा सर जी, एक और इंपॉर्टेंट बात, ना कि सिर्फ ये उपाध्यक्ष रहा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बौद्ध संगति चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई है। तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई है, कुंडलवन कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि इसका अध्यक्ष कौन था? फिर अध्यक्ष वसुमित्र था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था, वसुमित्र था, ठीक है। वो भी उसी का दरबारी है ना, याद रखना, कनिष्क का दरबारी। तो किसके दरबारी था? दरबारी ऑफ, दरबारी किसका है? ये कनिष्क राजा का, कनिष्क राजा का, कनिष्क राजा का, अपने एरा का
5वें नंबर का रूलर था, कुछ किताबों में तीसरा भी बताया गया है। तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है बुद्धों का विश्वकोश, इसको कहा जाता है बौद्धों का विश्वकोश, बौद्धों का विश्वकोश इसको बोलते हैं, विश्वकोश इसको बोलते हैं, यानी एनसाइक्लोपीडिया इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई जी? एनसाइक्लोपीडिया इसको बोला जाता है, एनसाइक्लोपीडिया भी इसको बोला जाता है। एक और आपको ऐसे देखने को मिलता है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदंभ पिटक भी आपको देखने को मिलता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सूत्र पिटक उपाली ने लिखा है, विनय पिटक आपका जो लिखा गया है वो आनंद के द्वारा लिखा गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं, राइट। मोगलीपुत्र तिस्स कौन सा लिखेंगे सर? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा अभिदंभ पिटक लिखा जाएगा। त्रिपिटक होते हैं बुद्धों के ग्रंथ है, वो बुद्ध वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, सूत्र पिटक आनंद ने लिखा है, हाँ सूत्र पिटक आनंद ने लिखा है, विनय पिटक लिखा उपाली ने। चलो अब यही तो बोला था। चलो सरीपुत्र प्रकरण, देखो जो सरीपुत्र प्रकरण लिखी गई है वो भी अश्वघोष की फेमस किताब है, सरीपुत्र प्रकरण। सेम अश्वघोष के बारे में बात हो चुकी है, डायरेक्टली लिख लेना सरीपुत्र प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है घटना, ये सिर्फ घटना का एक चक्र के बारे में बात करता है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। कोई भी अश्वघोष का लिखित है तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। इसके अलावा सूत्र अलंकार, यह भी इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष ने लिखी है सूत्र अलंकार। ठीक है, संस्कृत के प्रमुख लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, सूत्र अलंकार भी उन्होंने लिखे हैं। वज्र सूची इन्होंने ही लिखी है, वज्र सूची। वज्र का मतलब होता है स्टोन, स्टोन एडिक्ट्स के बारे में अश्वघोष ने ही लिखा है, बहुत फेमस है, जैसा मैंने बताया, इनके बारे में भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सौंदर्य अलंकार, सौंदर्यानंद, सौंदर्य आनंद, ये भी किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है, ये भी फेमस है। ठीक है, तो ये फेमस किताब इनके बारे में हमने देखी। आगे हम बढ़ते हैं, और भी राइटर्स हैं, ठीक है, और भी राइटर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले श्रद्धोपाध्याय, श्रद्धोपाध्याय किसकी है? इन्हें श्रद्धोपाद भी अश्वघोष की है, श्रद्धोपाद भी अश्वघोष की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं अष्टसहस्त्र सूत्रक, ये नागार्जुन ने लिखी है। नागार्जुन ये भी एक बौद्ध भिक्षु हैं, राइट, ये भी एक बौद्ध भिक्षु आपको देखने को मिलते हैं, बौद्ध हैं ये भी आपके एक बौद्ध आपको देखने को मिलते हैं, बौद्ध, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। अष्टसहस्त्रक सूत्र, ये भी बौद्ध हैं, इनके बारे में याद रखना, ठीक है, सीधा आप याद रखेंगे इन्हीं के बारे में। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है प्रजापारमिता, ये भी नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है माध्यमिक सूत्र, ये भी नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। ये सीधे सीधे नाम आपको कुछ राइटर्स के देखने को मिला, सीधे नाम आप याद रखना, ज्यादा इसमें टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, इसके अलावा सूत्र शास्त्र, दैट इज ऑल्सो बाय नागार्जुन, सूत्र शास्त्र दैट इज ऑल्सो बाय नागार्जुन, ठीक है, इनके बारे में भी सीधा आप याद रख लेना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कालिदास की। कालिदास किसके समकालीन है? समकालीन किसके हैं? समकालीन टू किसके हैं सर जी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, जिनको क्या बोलते हैं हम? विक्रमादित्य, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं के समकालीन है। 5वें नंबर के विक्रमादित्य ये थे। तो कालिदास बहुत एमिनेंट लेखक हैं, अलग ही लेवल के हैं, कहा जाता है दैट इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। रघुवंशम इनके द्वारा लिखी गई है, मैं सारी किताब लिख देता हूं। विक्रमावोशी लिखी गई है, मेघदूतम लिखी गई है, आप एक बार में लिख लेंगे, मेघदूतम लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा ऋतु संघार लिखी गई है, माल विकाग्ना मित्रा लिखी गई है, विकाग्ना मित्रा लिखी गई है, ठीक है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, विक्रमवोशी, मेघदूतम, ऋतु संघार, मालविकाग्नम मित्र, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी इन्हीं की है। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की कहानी है इसमें, शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है, शकुंतलम आपको देखने को मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को होगा सर इससे रिलेटेड कहानी कैसे? बच्चे, वो चीज आपकी एमसीक्यू के थ्रू क्लियर होगी जब मैं एमसीक्यू कवर कराऊंगा, तो बहुत सारे इसके फैक्ट तब भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहां पर हम क्लियर करते जा रहे हैं, बाकी आगे भी होंगे, राइट। तो रघुवंशम किसकी है? रघुवंशम इन्हीं की है, कालिदास की, बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है। इनकी जो रोली लिपि भी आपको देखने को मिलती है, रोली लिपि भी इनकी राइटिंग स्किल्स में एक बड़ा अच्छा चीज थी, ठीक है। रोली लिपि में लिखते थे, रोली लिपि में भी इन्होंने लिखा है, रोली लिपि में भी लिखा है, रोली स्क्रिप्ट में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, वो भी फेमस है, गुजराती होती है रोली स्क्रिप्ट।
आगे हम बात करते हैं कालिदास जी के बारे में ही। रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ठीक है। चलो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो मालविकाग्निमित्र हो गया। मालविकाग्निमित्र एक प्रेम कहानी है। अब प्रेम कहानी में राजा कौन है? पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र शुंग, वो राजा है। मेघदूतम आपको देखने को मिलती है, बहुत बड़ी बढ़िया। ये इन्होंने गुजरात में जाके लिखी थी। ऋतु संहार आपको देखने को मिलती है, ये भी वहीं जाके लिखी थी, ठीक है, याद रखना। मालती मणि मंजूषा है ये। विक्रमवोशी आपको देखने को मिलती है, विक्रमवोशी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, दैट इज सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। अच्छा, आर्यभट्ट किसके बारे में अगर बात बताऊं, आर्यभट्ट जी के बारे में बात बताऊं, तो ये सूर्य सिद्धांत के बारे में लिखे हैं। और यहां लिखा जाता है हेलियोसेंटर ऑफ सन, हेलियोसेंटर ऑफ सन, हेलियोसेंटर ऑफ सन आपको देखने को मिलता है कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो चक्र काटते हैं। इसको कहा जाता है हीलियोसेंटर कॉन्सेप्ट ऑफ सन। ये आपको देखने को मिल जाता है, हीलियोसेंटर जो सन का देखने को मिलता है वो इसी समय आपको देखने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई और परेशानी होगी। इवन आप इसको याद भी रखेंगे, किसी प्रकार की परेशानी आप होने भी नहीं देंगे, किसी प्रकार की परेशानी आप होने भी नहीं देंगे, ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के, ठीक है। और इसके अलावा आर्यभट्टम ग्रंथ इन्होंने लिखी है। आर्यभट्टम ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? आर्यभट्टम ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आर्यभट्टम ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखी है। आर्यभट्टम ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ पाई आपको देखने को मिलती है उसकी चर्चा यहां की गई है। वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई पहली बार किसने निकाली थी? तो वैल्यू ऑफ पाई जो निकाली थी वो पहली बार आर्यभट्ट जी ने ही निकाली थी। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चल के सूर्य सिद्धांत को पारसी में, अरबी में लिखा है पहले, ठीक है। चलिए, वाराह मेहर बृहत संहिता लिखते हैं। वाराह मेहर बृहत संहिता लिखते हैं। पूछा जाता है किसके समकालीन थे, तो समकालीन किसके थे? फिर से वही जो आपको देखने को मिलते हैं, विक्रमादित्य, जिनको बोलते हैं चंद्रद्वितीय। विक्रमादित्य जो हैं, जिनको बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। आर्यभट्ट भी उन्हीं के समकालीन थे, दरबारी नहीं थे। ये समकालीन तो थे ही, साथ में इनके दरबारी भी थे। दरअसल था क्या मैटर ये था, कोर्टियन बोलेंगे इंग्लिश में, कॉटियन बोलेंगे, ठीक है। विक्रमादित्य जो थे इनके नवरत्न हुआ करते थे, तो उन नवरत्नों में वारामेहर भी एक थे। और यह एक खगोलविद थे, यानी अंतरिक्ष में देखा करते थे, खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर, खगोलविद, जो आकाशीय पिंडों की रचना आकाशीय पिंडों की गणना करते हैं, व्रत संहिता लिखते हैं। नेक्स्ट हमें पता लगता है, अगली किताब आपको देखने को मिलती है पंच सिद्धांतिका। ये भी वारामेहर की है, पंच सिद्धांतिका। दिन हफ्ते में 7 क्यों होते हैं, वो पंच सिद्धांतिका में है। आप देखने को मिलते हैं वैद्य चिंतामणि, ये धन्वंतरी की है। ये भी किसके समकालीन थे? यह भी ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी हैं। और ये बहुत बड़े आपके कौन है? मेडिसिनिस्ट हैं, ठीक है, आयुर्वेदाचारी हैं। आयुर्वेदाचारी आपको देखने को मिलते हैं। मेडिसिनिस्ट हम बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द होता है मेडिसिनिस्ट, आप बोल सकते हैं मेडिसिनिस्ट, ठीक है, याद रखना। तो बड़ा अच्छा लिखते थे भाई, इन्होंने वैद्य चिंतामणि लिखी है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो कैसे सही हो सकता है, वैद्य चिंतामणि। अगले राइटर कौन से? अगले हैं चरक एक किताब लिखते हैं, चरक संहिता। चरक संहिता आपको देखने को मिलती है, दैट इज ऑल्सो फेमस। चरक जो है ये भी आपके क्लिनिकिस्ट हैं। ये भी मतलब आप मान के चलिए बहुत बड़े लेवल पर आपके लिखा करते थे, बहुत बड़े लेवल पे आपके लिखा करते थे। तो याद रखना, अब पूछा जाता है किसके समकालीन है? सर चरक कनिष्क के समकालीन है। कनिष्क के समकालीन आपको देखने को मिलते हैं, समकालीन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, सुश्रुत किसके समकालीन है? अच्छा, ये कौन है सर? जैसा मैंने बताया, ये आपके जो है सर्जन है, सर्जन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सर्जन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, सुश्रुत किसके समकालीन? जैसा मैंने बताया सुश्रुत, तो सुश्रुत जो है इनकी किताब है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता लिखते हैं, राइट, संहिता लिखी जाती है, वो किसके समकालीन थे? सर जैसा मैंने बताया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है, दरबारी नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है, दरबारी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले राइटर आपके कौन से हैं? अगले राइटर आपको जो देखने को मिलते हैं दैट इज सुश्रुत संहिता लिखते हैं। मुझे लगा था ये नहीं आएगा, बट अगले ही पेज पे पूछ लिया गया तो एकदम अलग ही लेवल हो गया, ठीक है, याद रखना इनके बारे में, बढ़िया आदमी है भाई जी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले हैं आपके कौन, भाष। भाष के द्वारा किताब जो लिखी गई है दैट इज प्रतिज्ञा गंधारणीय। प्रतिज्ञा गंधारणीय आपकी लिखी गई है भाष के द्वारा। भाष के बारे में पीछे आया था, भाष के बारे में मैंने तब भी चर्चा की थी, और इनकी एक किताब वहां छूट गई थी, वो यहां आ गई है, ठीक है, तो याद रख लेना कृपया करके, इसको वहीं पे आप ऐड कर देना। स्वप्नवत्स दम्मे के पास स्वप्नवत्स दम्मे भाषण लिखी, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पुस्तकें भी आपको देखने को मिलती हैं जो एंशिएंट इंडिया में ही है, फिर आप कुछ मध्यकालीन में भी आएंगे, जैसे आपको, लेकिन वो मध्यकाल में आएगा, कोई नहीं आगे मध्यकालीन की हम देखते हैं, तब आपको शायद और क्लियर हो। आप राइटर्स बचे वो मध्यकाल में आएंगे। मध्यकालीन की बात करते हैं, ये 712 एडी के बाद शुरू होता है, एडी से बाद। इसमें बहुत ज्यादा ऐसी बुक्स हैं जो देखने को मिलती हैं दिल्ली सल्तनत से, बहुत ज्यादा ऐसी किताबें हैं देखने को मिलती हैं मुगल सल्तनत से, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लिखते थे, क्यों, हम नहीं लिख सकते थे, लिखते थे, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पूछता, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। राजतरंगिणी आपको देखने को मिलती है 10वीं से लेकर और 13th सेंचुरी के बीच में चर्चा करती है राजतरंगिणी। कलहण ने लिखी है, ये कश्मीरी इतिहास की चर्चा करती है, ये कश्मीर इतिहास की चर्चा करती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, कश्मीर इतिहास की चर्चा के साथ साथ ये रुकी नहीं, और इसने राजा हर्ष के बारे में भी उल्लेख किया। अभी अपन ये राजा हर्ष कौन है, राजा हर्ष यानी राजा हर्षवर्धन, जिनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। राजा हर्षवर्धन जिनको जाना जाता है शिलादित्य के नाम से, जिनको शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, शिलादित्य हर्षवर्धन, उनकी भी चर्चा इसने करी है। बच्चे फंस जाते हैं जब ये पूछा जाता है, क्योंकि ये किस सेंचुरी के राजा थे, 7th सेंचुरी के राजा थे, 605 में राजा बने, 605 में बने थे, 606 में, क्योंकि 5 में अनाउंस हुआ था, 606 में बने थे, 647 में डेथ हो गई थी एडी में, यानी 7th सेंचुरी के राजा थे। लेकिन किताब कब लिखी गई, इस सेंचुरी में। तो कहने की बात क्या हुई, ये इनके पापा के बारे में जिक्र करते हैं भाई किताब में, समझना, नाम है कलहण, ठीक है, एकदम क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगले हैं हमारे कथा सरित सागर लिखने वाले सोमदेव। सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर, ये एक मेडावल इंडियन राइटर हैं। कई बार मैं भी इनको एंशिएंट में लिखवा रहा होता हूं, बट आफ्टर रिसर्च मुझे पता लगा कि मेडावल इंडिया के राइटर हैं। ये बहुत रिसर्च वीडियो है, बहुत रिसर्च के बाद बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे बाण भट्ट के द्वारा किताब लिखी गई हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र के बेसिकली को राइटर है बाण भट्ट, हर्ष के ही दरबारी थे, हर्षवर्धन के दरबारी थे, बहुत जोर के आदमी है, हर्षवर्धन के दरबारी आपको देखने को मिलते हैं, हर्षवर्धन के दरबारी आपको देखने को मिलते हैं, द कोर्टियन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब तो आप जानते ही ना, मतलब कोर्ट में रहने वाले, तो हर्षवर्धन के कोर्टियर ही आपको ये देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है इन्होंने और किताब नहीं लिखी है, अरे इसके बाद तो इन्होंने बहुत बहुत सारी किताब आपकी लिखी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं जरा, कौन कौन सी। जैसे इन्होंने लिखी है कादंबरी, इन्हीं की किताब है, बड़ी फेमस है कादंबरी, कादंबरी इन्हीं की किताब है, कादंबरी इन्हीं की किताब आपको देखने को मिलती है, कादंबरी, कादंबरी इन्हीं की किताब है। अच्छा, एक काम करना, एक किताब है आपकी, कुछ होती हैं जैसे इंपोर्टेंट है, कोई जुड़ा हुआ है, तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे ऐहोल अभिलेख आपसे पूछा जा सकता है, इसी समय है, आगे आया तो ठीक है, नहीं तो मुझे यही बताना पड़ेगा, क्योंकि लगभग इसी समय वो भी लिखी गई है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास का समय हो रहा होगा। ठीक है, बताता हूं किताब का नाम क्या है, दैट इज ऐहोल अभिलेख, जो रवि कीर्ति ने लिखी है, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख है। तो ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है सर, ऐहोल अभिलेख लिखा है दैट इज बाय रवि कीर्ति, और ये किसके दरबारी हैं सर, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी के हैं। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी हैं, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी हैं, पुलकेशिन टू, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कई बार लोगों के द्वारा उनको कंफ्यूज किया जाता है, कई बार लोगों के द्वारा कंफ्यूज कर दिया जाता है उनको। किससे कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि ये जो है ये आपके एक हरिशेन से रिलेट करते हैं इनको, कई बार हरिशेन, बाबू हरिशेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, ये ऐहोल अभिलेख है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है जो समुद्रगुप्त से रिलेट करती है, तो कंफ्यूज मत होना, आगे बढ़िए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात, देखो कादंबरी बाण भट्ट ने लिखी, आ गया, देखो बताओ, ठीक है, इसमें भी प्रेम कहानी है, राइट, प्रेम कहानी कादंबरी में। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद नागानंद। देखो नागानंद जो किताब है, नागानंद जो किताब है वो हर्षवर्धन ने खुद लिखी है, हर्षवर्धन खुद एक राइटर है,
ये नागानंद नामक पुस्तक को खुद लिख डालता है। जैसा मैंने बताया ये खुद एक बढ़िया राइटर है। रत्नावली भी इसी ने लिखी है, रत्नावली भी इसी की रचना है। रत्नावली आगे आई तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पर नोट कर देंगे। रत्नावली भी किसने, इसी ने खुद लिखी है, रत्नावली, है ना। आगे हम देखते हैं, बहुत बढ़िया लिखी हुई है हर्षवर्धन की रत्नावली, ठीक है। जो हमारे टाइपिस्ट कई बार होते हैं वो कई बार कोशिश करते हैं कुछ नई चीज बता देंगे, पर हाउ प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखी है, प्रियदर्शिका भी, राइट, प्रियदर्शिका भी किसने लिखी है, हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई है, हर्ष ने खुद लिखी थी, ठीक है। ये भी, इसमें नृत्य के बारे में काफी चर्चाएं की गई हैं। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। अब जयदेव जो था यह आपको मैं बता दूं गंग वंश के समकालीन रहा करता था, गंग वंश के समकालीन था, गंग वंश के समकालीन रहा है, समकालीन ये रहा है, गंग वंश के समकालीन ये रहा है, फेमस है, गंग वंश के समकालीन रहेगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, गीत गोविंद, ये भगवान श्री कृष्ण पे रिलेट करता है। शूद्रक के द्वारा लिखी गई मर्चकटिका, मर्चकटिका लिखी गई शूद्रक के, जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, बहुत रेयर है कि पूछा जाए, फंसाने के लिए पूछ सकता है खाली। राजशेखर के द्वारा लिखी गई है कर्पूर मंजरी। अब राजशेखर किसका दरबारी था सर, यह है आपका जो गुर्जर डायनेस्टी होते हैं, गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहारों का दरबारी था। अब मुझे एक बात और बताता हूं मैं, प्रतिहारों का दरबारी था, मुझे एक बात बता देना आप तुम कि गुर्जर प्रतिहार के किस राजा का दरबारी था। दैट इज होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 मैंने बहुत बार बताया, मैंने जब एंशिएंट पढ़ा है मैंने हर बार बताया। अलबौरा कहते थे प्रतिहारों को, अलबौरा कौन कहता था, जो इस समय आया था अलमसूदी कहता था इनको अलबौरा। तो ये किसका दरबारी था, राजा कौन सा था, कर्पूर मंजरी किसने लिखी, राजशेखर ने, उन्हीं का दरबारी हुआ करता था। बिल्हण के द्वारा लिखी गई है आपकी जो चौर पंचशिका, बिल्हण ने लिखी है। ये बिल्हण और कलहण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप याद रखना, बिल्हण ने लिखी है आपकी चौर पंचशिका। ये एक लव स्टोरी है, एक राजकुमार है एक रानी से राज को मिलने जा रहा होता है, उसके बारे में, ठीक है। बिल्हण के द्वारा ही लिखी गई है आपकी विक्रमांक चरित्र भी लिखी गई है इसी के द्वारा, ठीक है, महाकवि बिल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा रसमाला सोमेश्वर जी ने लिखी है। रसमाला किसने लिखी है, सोमेश्वर ने। पूछा जाता है कि रसमाला में किसके बारे में उल्लेख है, सर इसमें हिस्ट्री ऑफ गुजरात लिखी गई है, जैसे वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है ऐसे रसमाला में हिस्ट्री ऑफ गुजरात, फेमस किताब। मैंने कभी इतनी किताबें नहीं लिखवाई हैं, ठीक है, मैं पहली बार इतनी डीप में किताब लिखवा रहा हूं। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपको सोमेश्वर के द्वारा ही कीर्ति कौमुदी देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। इसमें भी उस समय के गीतों की रचना की गई है, ठीक है, प्रोज किताब है। माघ ने लिखी है अपनी कौन सी, शिशुपाल वध, वेरी वेरी फेमस बुक। शिशुपाल वध किसने लिखी है, पूछा जाएगा कि शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखी गई है, आप बताएंगे कि सर ये माघ के द्वारा शिशुपाल वध जो है वो लिखी गई है, आप उसके बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा एक मैथ की बुक आती है लीलावती, वो भास्कर ने लिखी है। एक मैथ की बुक आती है, मैथ बुक जिसका नाम है लीलावती, वो भास्कर 2 ने लिखी है। मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएगी तो मैं लिख देता हूं, लीलावती किसने लिखी है, भास्कर 2 ने लिखी है। इसी समय के आसपास आपको देखने को मिलेगी, लगभग इसी समय के नजदीक है, भास्कर 2 लिखी है लीलावती, मैथ की किताब है। मैथ भी कौन सा, अलजेब्रा, बीजगणित। आगे आपको देखने को मिलती है चंद्रवरदाई, ये बुक का चंद्रवरदाई ये राइटर है चंद्रवरदाई, और राइटर के साथ साथ ये किताब कौन सी लिखते हैं, पृथ्वीराज राजो। इसी में है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान, ये इसी में कहा जाता है। इसी में जयचंद को बताया गया कि जयचंद मजबूत चीता था एकदम। आगे हम बात करते हैं, दंडी के द्वारा आपकी लिखी गई है काव्यदर्श, ये दैट इज एसएससी रिपीटेड, एसएससी रिपीट कर रहा है, इस वाले सवाल को थोड़ा देखना। दंडी ने कौन सी लिखी है, काव्यदर्श लिखी है दंडी ने, दंडी नाम के राइटर काव्यदर्श लिखते हैं, फेमस। सुबुद्ध के द्वारा लिखी गई है वस्वदत्ता। अच्छा, एक बात और साथ में याद आती हुई, मुझे याद आया चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपको देखने को मिलते हैं, उनके समय में एक किताब और लिखी गई थी, जिस किताब को लिखा किसने था, सर वत्स्यान ने लिखा था, बच्चे ने शायद शर्माते हुए लिखा नहीं है, इसमें कामसूत्र लिखी है। कामसूत्र जो लिखी गई है, जिसके अंदर संभोग की क्रियाओं का उल्लेख किया गया कि संभोग को किस प्रकार से सही ढंग से किया जाना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर अनुकलाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं ज्यादा तो मैं भी नहीं बोल सकता, बट कामसूत्र जो है वत्स्यान के द्वारा लिखी गई, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी हुआ करते थे। दरबारी नहीं थे, समकालीन थे, केवल समकालीन थे, कॉन्टेम्परेरी थे, समकालीन उस समय में थे, बट दरबार में नहीं आते थे।
नेक्स्ट है सुबंध के बाद आपको देखने को मिलती है, सुबंध के बाद आपको देखने को मिलती है ये कुछ किताबें। अब ये कौन सी किताबें हैं भाई जी? ये हमारी दिल्ली सल्तनत की बुक्स हैं, बुक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत है ये, बुक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलती हैं, सल्तनत आपको देखने को मिलती हैं, बुक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा मैं बता दूं, बुक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत ये एक जखीरा है आपके सामने। जखीरा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बंचेस किसी चीज का। अलबरूनी ने लिखी है तहकीक ए हिंद। पूछा जाता है अलबरूनी कहां का था? अलबरूनी इज फ्रॉम उज्बेकिस्तान। ये खुद उज्बेकिस्तान का है, उज्बेकिस्तान का है। किताबें किस में लिखता है? फारसी में किताबें लिखता है भाई जी, ये फारसी में किताबें लिखता है, पर्शियन है किताब। मिनहाज उस सिराज ने किताब लिखी है तबाकत नसीरी। मिनहाज उस सिराज ने तबाकत नसीरी। पूछा जाता है किसके समकालीन था? सर ये नसीरुद्दीन के समकालीन था, नसीरुद्दीन महमूद के समकालीन, नसीरुद्दीन के समकालीन समकालीन था। नसीरुद्दीन कहां का राजा है भाई जी? सर नसीरुद्दीन, सर मुझे पता है, गुलाम वंश का था। 1245 से लेकर 46 से लेकर 65 तक गद्दी पर बैठा। अच्छा किसका था? गुलाम वंश का राजा था, ठीक है, याद रखेंगे। अमीर खुसरो, इसको तोताए हिंद बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, तोताए हिंद इसको बोला जाता है। ये 7 दरबारों में रहा है, बलबन के दरबार से लेकर 7 अलग अलग दरबारों में रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी यही था। और इसने किताबें लिखी हैं 2, ख्वाजनाइल फुतूह और कुरान शदीन, किरान सदीन। खुजनाइल फुतूह में लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ए जहां है, मतलब पूरे विश्व का सुल्तान है, सुल्तान ए जहां आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। बाकी की किताब देखते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा भी लिखी गई है। पूछा जाता है किसके बारे में है? ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। ये वही राजा है जिसके द्वारा जौनपुर बनाया गया, फिरोज शाह कोटला दिल्ली वाला बनाया गया, फिरोजपुर यूपी का शहर बनाया गया, फिरोजाबाद बनाया गया यूपी का शहर। और आपको देखने को मिलता है एक पंजाब के अंदर भी फिरोजपुर एक नगर है, उसको भी बनाया गया था, ठीक है। और यहां आपको देखने को मिलता है हिसार, है ना, हरियाणा वाला, तो इसको हिसार ए फिरोजा बोलते थे पहले, वो इसी ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है फतवा ए जहांदारी। जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखी है तारीख फिरोज शाही। ये भी किससे रिलेट करती है? सर ये भी फिरोज शाह तुगलक से रिलेट करती है। फिरोज शाह खुद भी राइटर है, ये फतवा फिरोज शाही लिखता है अपने ही बारे में, तो इसको कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। बाकी सब होंगी इसकी बायोग्राफी। बहुत बढ़िया था, ठीक है, याद रखना। हसन निजामी किताब लिखता ताजुल मशीर। ताजुल मशीर पूरी दिल्ली सल्तनत की चर्चा है, कोई एक राइटर नहीं है, बहुत सारे राइटर आपको देखने को मिलते हैं। यहिया बिन अहमद सर हिंदी तारीख मुबारक शाही लिखते हैं, ये सैयद वंश से रिलेट करती है, सैयद वंश से रिलेट करती है। इसी में पता लगता है कि एकमात्र दिल्ली सल्तनत का जो शिया डायनेस्टी थी वो सैयद थी, जो सीधा पैगंबर मोहम्मद से संबंध रखते हैं। इब्न बतूता किताबुल रहला लिखता है, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, लगभग 1333 से लेकर 1342 के बीच में लिखी थी। उतबी के द्वारा किताब लिखी गई है तारीख यामनी। निजामुल मुल्क के द्वारा लिखी गई है सियासतनामा। फिर दौसी के द्वारा लिखी गई है शाहनामा। अगर आप कभी ना कभी मुझसे मेडावल इंडिया पढ़े हैं तो आप इससे बहुत ज्यादा किताब जानते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा किताब मैं बैच में लिखवाता हूं। बट यहां पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा कर रहा हूं, जिस वजह से मैंने केवल यही लिखे हैं। शाम के टाइम जब हम क्लास करेंगे तो इसकी जो किताबें हैं डबल हो जाएंगी, और किताब मैं लिखवा दूंगा, है ना, क्योंकि हर राइटर से कोई ना कोई बुक रिलेट करती है। तो सर यहाँ क्यों नहीं लिखवा रहे? दरअसल कुछ किताबें होती हैं जो ऑन द पॉइंट ही याद आती हैं, ठीक है, और आपके लिए याद करना भी तब आसान होता है। आप इसके नीचे तकरीबन 6 लाइन छोड़ देना, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको फिल ऑन कर पाए। इसके बाद हम बात करते हैं जो ऐसी किताबें जो मुगल्स के टाइम पर देखने को मिली, जैसे तुजुक ए बाबरी तुर्की में है और बाबर ने इसको लिखा है। बाबरनामा फारसी में है, इसको अबुल रहीम ने लिखा है। इसमें कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है कि तुजुक ए बाबरी फारसी में है या तुजुक ए बाबरी तुर्की में है। एज पर द करंट डेटा, जो आज तक उपस्थित डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसको टर्किश में ही माना जाएगा। जी हाँ, मैंने खुद कुछ जगह 1-2 जगह मिस्टेक कर दी है, मैंने गलती से तुजुक ए बाबरी को फारसी में बता दिया है, परंतु याद रखना तुजुक ए बाबरी तुर्की में है, जो बाबर ने लिखी है। आप प्लीज अपडेट उसको कर लेंगे। बाबरनामा फारसी में है, जो अबुल रहीम ने लिखी है। मुझे क्यों पता लगा कि नामा शब्द जो आपको देखने को मिलता है, नामा, नामा एक पर्शियन वर्ड है, दिस इज अ पर्शियन वर्ड, तो इस वजह से मुझे फिर बाद में महसूस हुआ कि अच्छा ये पर्शियन होगा। क्यों? क्योंकि अकबर नामा भी पर्शियन है।
हुमायूं नामा आपको देखने को मिलती है, जो फारसी में लिखी हुई है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। ये हुमायूं की आत्मकथा है। तबकते अकबरी फारसी में निजामुद्दीन अहमद है। अकबरनामा आईन अकबरी है। इसके कितने खंड हैं? 3 खंडों में इसको उल्लेखित किया गया है, जो केवल इसके सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बताता है। इसके पर्सनल जीवन के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। ये अबुल फजल ने लिखी है। कलिया दमना अय्यार दानिश फारसी में है, अबुल फजल ने लिखी है। दरअसल ये पंचतंत्र नाम की किताब है। एक किताब आया करती थी जिसका नाम था पंचतंत्र, जो लिखी गई थी गुप्त काल के दौरान, जो गुप्त काल में लिखी गई थी। किताब का नाम था पंचतंत्र। तो इसको पंचतंत्र को कलीला दमना कर दिया था। कलिया दमन किसने कर दिया था? कलिया दमन कर दिया था। ये यहां पे संस्कृत में हुआ करती थी, संस्कृत में हुआ करती थी। तो इसको कलिया दमन किसने कर दिया? सर अरबी में कर दिया गया था। किसने किया था? इब्न अल मकफ्फा ने कर दिया था। इब्न अल मकफ्फा ने कर दिया था। मकफ्फा के द्वारा कर दिया गया था। बाद में अब इब्न अल मकफ्फा की रचना कलिया दमन को अय्यार दानिश कर दिया गया, अबुल फजल ने किया है। लीलावती गणित की पुस्तक भास्कर के द्वारा जो लिखी गई थी, लीलावती भास्कर ने लिखी थी। इसको बोला ना मैंने, इसको भास्कर भाई लिखे थे। तो भास्कर भाई की जो किताब है लीलावती, जो मैथ की एक बुक थी, उसको फारसी में फैजी ने लिखा है। पूछा जाता है ट्रांसलेशन किसने किया? फैजी ने किया। फैजी अबुल फजल का भाई था। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं बच्चे। अथर्ववेद को फारसी में लिखा है हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा, ठीक है, याद रखना। रामायण को सिंहासन बतीसा के नाम से ट्रांसलेट किया गया, मुल्ला अब्दुल कादिर ने किया है। महाभारत को रजनामा नाम से ट्रांसलेट किया गया, रजनामा। अब इंग्लिश वाले बच्चे ये नहीं कहेंगे कि ये क्या बात हो गई सर, हिंदी में क्यों है? बच्चे बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम है, फैजी और अबुल कादिर बदायूनी। ये तो मैं बता भी चुका हूं। राज तरंगनी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है, राज तरंगनी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है, फारसी में लिखी है किसने? मौलाना शाह मोहम्मद ने। तुझो के जहांगीरी फारसी में है, जहांगीर ने लिखी है। एक जहांगीर नामा भी आपको देखने को मिलती है, मोतमिद खान के द्वारा लिखी गई है, लिख लेना। पाशानामा फारसी में मोहम्मद आमीन और अबुल हामिद ने लिखी है। गीता, 52 उपनिषद और योग वशिष्ठ फारसी में आपको देखने को मिल जाएगी, जो दारा शिकोह ने लिखी है। गीता है, 52 उपनिषद है और योग वशिष्ठ नाम की किताब है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमें किताब देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? शाहजहां नामा। ये इनायत खान ने लिखी है, ठीक है, शाहजहां के बारे में है, इनायत खान के द्वारा लिखी गई है। मुतखाबे अलवादे फारसी में है, मोहम्मद हाशिम ने लिखी है। फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब ने खुद लिखी है। मशीर आलमगिरी फारसी में है, ये शिक्की मुस्तैद खान के द्वारा लिखी गई है। अब आप यहां पर मुझे बता देंगे आलमगीर नामा किसने लिखी है? जो इसकी जो औरंगजेब है, इसकी जीवनी तो हाँ जीवनी कहेंगे क्योंकि किसी और ने लिखी है। जीवनी यानी बायोग्राफी है, वो किसने लिखी है आप मुझे बताएंगे। ये हो जाएगा होमवर्क आपका 3, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आलमगीर नामा। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा आप इसको बोलेंगे, राइट। तो ये किसने लिखी है, ठीक है, आपको मुझे बताना है। दैट इज आपका होमवर्क नंबर 3। जो बच्चा मुझे तीनों ही सवालों का सही जवाब देगा, अगली क्लास में मैं उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर घोषित करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छी ये क्लास रही। अगली क्लास किस टॉपिक पे हो बताना ज़रूर। यकीन मानना कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, उससे 4-5 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, और वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आपका इस बार सिलेक्शन हो तो आपको वास्तविकता में याद रहे कि हाँ कोई था जो बोर्ड के उस तरफ से भी किस्मत बदल देता था। अच्छा लगा। बहरहाल इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इससे बाहर आपके जाने के चांसेस नहीं है। मेजर ऑफ द पॉइंटर्स मैंने खुद बना के इसलिए लिखा है ताकि आपको इसके बारे में याद रहे। नोट्स प्रॉपर बना लेना। शाम को क्लास करेंगे 8 बजे, ठीक है। तैयार रहना, कमर कस लो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।